जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य? तो आम खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अगर वाच्य आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। तो इनमें से तथा जो कि अव्यय शब्द है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका किसी भी लिंग, कारक, संज्ञा किसी में भी परिवर्तन संभव ना हो, यानी कि वो जैसे शब्द होते हैं वैसे ही होते हैं, वैसे प्रयोग किए जाते हैं, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तथा है, तो इसको किसी अन्य शब्द में जैसे कि तथी, तथे या इस तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो ये अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। इनके अन्य नाटक हैं जिनमें सज्जन है, कल्याणी, परिणय है, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है। और राज्यश्री इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यश्री। तो ये नाटक जो कि चंद्रगुप्त जी के हैं, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारत भारती के रचनाकार जो कि मैथिली शरण गुप्त हैं। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं जिनमें साकेत, नहुस और यशोधरा इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखेंगे। किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की हैं और भारत भारती ही इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? तो नीति निपुण शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि नीति में निपुण। ठीक है। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रांगेय राघव, अज्ञेय या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आत्मनेपद के रचनाकार जो कि अज्ञेय जी है, राइट ऑप्शन सी इसका होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या फिर स्थानवाचक? तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कहा गया वाक्य में कि परमात्मा की कृपा सर्वत्र, यानी कि हर जगह। तो स्थान की बात हो रही है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? अध्यापिकागण, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं या इनमें से कोई नहीं? तो अध्यापिका का बहुवचन होता है अध्यापिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद शब्द है, किस तरीके से लिखा जाता है? तो यहाँ ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ये भी गलत है और डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आशीर्वाद जो कि ये सही वर्तनी है, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अपेक्षित या इनमें से कोई नहीं? तो जिसकी आशा ना की गई हो इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित, यानी कि राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, जहां खाना मुक्त मिलता है वाक्य के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? सदाव्रत, यथाशक्ति, भोजनालय या रसोई? तो जहां खाना मुक्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सदाव्रत।
राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। तो जो सर्वनाम शब्द पुरुषों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो उत्तम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं और अन्य पुरुष होते हैं। अति उत्तम पुरुष कोई भी भेद नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। ये किस काल में होता है? सामान्य भूतकाल में, आसन्न भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में या फिर पूर्ण भूतकाल में। तो जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो, यानी कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाएगा। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगर इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि श्याम अभी आया है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, श्याम अभी आया है। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? यानी कि नासिका से, यानी कि नाक से इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण किया जाता है? अड़ा, का, चा, व या आ, वा। तो इनमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसका उच्चारण नासिका द्वारा किया जाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अड़ा एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण नासिका द्वारा किया जाता है। इन ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इनमें अड़ा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों की अगर संख्या देखें तो अनुनासिक वर्णों की या नासिक वर्णों की संख्या जो कि 5 होते हैं, 5 होती हैं। ठीक है, और ये जो पंचमा अक्षर होते हैं ये सभी अनुनासिक वर्ण होते हैं। पंचमा अक्षर अनुनासिक होते हैं जिनमें अड़ा है, इया है, ये अड़ा है, ना है और माँ है। ये 5 अक्षर हैं जिनका उच्चारण नासिका या अनुनासिक से होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कि यह करेला कड़वा है, तो यह मूलावस्था में है। ठीक है, अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनंद की, आगे की, नागार्जुन की। तो गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं जिनमें माधुरी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हंस है इनकी रचना, मर्यादा इनकी रचना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जागरण आदि हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? दीपशिखा, नीरजा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में, ध्यान रखेंगे कब? वर्ष 1982 में इनकी रचना यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? फा, पर, परा या फिर जय। तो पराजय में उपसर्ग पूछा है जो कि परा उपसर्ग है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो कि शब्द के पहले लगते हैं। तो लिखावट, अट, वट, अवट या फिर आवट। तो लिखावट में जो कि आवट प्रत्यय हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? साहित्य अकादमी, विधायी विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग या फिर राजभाषा विभाग। तो इनमें से राजभाषा विभाग जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग जो है ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ना कि गृह मंत्रालय के अधीन, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो मतदाता में तत्पुरुष समास है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न, कंठतालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कंठतालव्य वो होते हैं जिनका उच्चारण कंठ प्लस तालु से होता है, वो कंठतालव्य कहलाते हैं। तो इनमें से किसका उच्चारण कंठतालव्य से होता है? तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, जो कि कंठतालव्य है। ठीक है, और ये दीर्घ स्वर वर्ण का अंतर्गत आता है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मैसूर। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो कि स्थित है आपका मैसूर में। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, महिला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु, रामदरस मिश्र, जैनेन्द्र अज्ञेय। तो महिला आंचल जो कि आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1954 में किया गया था। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बुंदेली, अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से बुंदेली बोली जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची शब्द है? कनक, चंद्रमा, काया, चांदी। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द इनमें से है कनक। राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो इनमें सुवर्ण है, इसका पर्यायवाची सोना है, कनक आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंधो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो चरण कमल बंधो हरिराई इन पंक्तियों में रूपक अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर चरणों को कमल के समान बताया गया है कि चरण कमल बंधो हरिराई। ठीक है, चरणों को कमल के समान बताया गया है, अर्थात उपमेय उपमान के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार कहाँ होगा? जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए मिठाई लाइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संपदान कारक है या फिर अपादान कारक है? तो बच्चों के लिए मिठाई लाइए इस वाक्य में संपदान कारक हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। इसकी सभी विभक्ति आप लोग याद कर लीजिए, जितने भी कारक हैं सभी विभक्ति अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, संपदान कारक की विभक्ति क्या होगी? के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर कर्मधारय समास है? तो नीलकमल में जो कि कर्मधारय समास होगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला, नीला है कमल जो, नीला है कमल जो। तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो वह देर में सोकर उठता है, ये गलत है। वह देर के साथ, ये भी गलत है। वह देर को, ये भी गलत है। वह देर तक सोकर उठता है, तो ये सही है। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? तो डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो इनमें से बहुवचन शब्द जो कि समाचार हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक, लौंग, भात, पनीर। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है जो कि लौंग, नमक, भात और पनीर, ये तीनों जो कि पुल्लिंग शब्द हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या रणशूर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समास विग्रह वाला सब पद इनमें से है कार्य में दक्ष। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगर इसका शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा कार्य दक्ष, यानी कि कार्य में
दक्ष। अगला, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो जिस समास में पहला पद और आखिरी पद दोनों ही प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास कहलाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि अगर इसके शब्द देखें कुछ, तो शब्द हैं गौरी शंकर, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, सीताराम द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाप पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है। और धर्माधर्म, धर्म ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है अनुच्छेद, जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे से अनुच्छेद को पढ़ना है कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्ण विकास कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध से एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शास्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों भी अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाह होते देर न लगेगी। इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो शिक्षा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अभी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो ये अनुच्छेद है, इसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में लेखक के अनुसार वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि कैसी कर दी है? अपूर्ण विकास कर दिया है, मंद कर दी है, अविकसित हो गई है या फिर कुंद हो गई है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि को अपूर्ण विकास कर दिया है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है, इस वाक्य में आसन्न का क्या अर्थ होगा? यथाशीघ्र, कुछ समय के बाद घटित होने वाला, किसी क्षेत्र विशेष में घटित होने वाला, ये कभी घटित नहीं होने वाला। तो आसन्न का अर्थ इसमें हो जाएगा यथाशीघ्र। राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तो क्या होते देर न लगेगी? दुनिया को क्या होते देर न लगेगी? तो दुनिया को अविकसित होते देर न लगेगी, दुनिया को विकसित होते देर न लगेगी, दुनिया को तबाह होते देर न लगेगी, या इनमें से कुछ नहीं। तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। राइट ऑप्शन सी है। ठीक है, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, आपको अनुच्छेद के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसा कि अनुच्छेद में बात की गई हो वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन में हो तभी वो सही होगा, अन्यथा वो सही नहीं होगा। अपने मन से कोई भी इनके उत्तर ना दे जो भी अनुच्छेद हो। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।